हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट है उसको लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा पहला पार्ट रहेगा आज का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसके अंदर हम मोस्टली इसके अंदर हम जो कवर करेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे जो यूरोपियन वाला जो एरिया है हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री में जिस टाइम पर आपके मुगल वगैरह का जो पीरियड टाइम चल रहा था। ठीक है, लास्ट ऑफ मुगल पीरियड एम्पायर, और जो पुर्तगाल और ये सब लोग जो भारत में आए, ठीक है, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उस टाइम का जो एरा था अप्रॉक्सीमेटली, ये हम बात करें अगर जो, तो 1500 से लगभग के आसपास का जो एरा था, इस एरा के बारे में हम बात करेंगे। इस एरा में कई सारी ऐसी चीज़ें, घटनाएं हुई, कई सारी लड़ाइयाँ हुई, उन सबसे रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज बैटल्स प्रूव्ड डिसिसिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा एक फेमस वॉर हुई एंग्लो और फ्रेंच की। ठीक है, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है, इसका जो डिसिसिव बैटल है वो कौन सी लड़ाई मानी जाती है, निर्णायक लड़ाई किसे कहा जाता है एंग्लो फ्रेंच वॉर की। ठीक है, तो वो कहा जाता है बैटल ऑफ वांडी वॉश को। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ वांडी वॉश। चलिए, अब हम बैटल ऑफ वांडी वॉश के बारे में, जितने भी वॉर्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि अगर जो कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड या के आसपास के फैक्ट से रिलेटेड आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बैटल ऑफ वांडी वॉश। ये एक्चुअली हुआ कब था? बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ था आपका 22 ऑफ जनवरी 19, इट्स अ 7, जस्ट अ मिनट, 1760 के अंदर। ठीक है, 1760 में डेट थी। इस ड्यूरेशन में लगभग ये बैटल ऑफ वांडी वॉश हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर कौन हारा था? फ्रेंच। जो फ्रांस था या फ्रेंच कंपनी थी वो इस वॉर के अंदर हारी थी। और इसमें हुआ किसके इसके बीच में हुआ था? ये एक्चुअली बैटल ऑफ वांडी वॉश जो है ये हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और एक दूसरी थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और फ्रेंच की तरफ से जो इम्पोर्टेंट नाम है, जो इसकी लड़ाई का दारोमदार था जिनके ऊपर, उसका नाम था कॉम्टे डी लैली। लैली, ठीक है, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कॉम्टे डी लैली। और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे? सर आयरी कूट। ठीक है, आयरिस कूट, सर आयरिस कूट ब्रिटिशर्स की तरफ से थे। ठीक है, ये ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया दोनों जो यूरोप की व्यापार करने वाली कंपनीज हैं, उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी वांडी वॉश की। ठीक है, और ये डिसिसिव मतलब एक निर्णायक लड़ाई थी। ठीक है, और जो ये एंग्लो फ्रेंच वॉर का जो स्ट्रगल पीरियड है, ठीक है, स्ट्रगल पीरियड, ये जो एंग्लो फ्रेंच वॉर का स्ट्रगल पीरियड है, इसकी हम बात करें तो ये लगभग 1756 से लेके 63 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हो गई आपकी पर्टिकुलर वांडी वॉश की लड़ाई से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए, ये तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगर जो हम बाकी ऑप्शंस की हम बात करें, चले से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो बैटल ऑफ प्लासी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये कब हुई थी आपकी? ये हुई थी 23 जून 1757, जो 1857 है उससे 100 साल पहले। ठीक है, 100 साल पहले बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई देखने को मिली। और ये किस किस के बीच में? ये देखने को मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल। जो नवाब ऑफ बंगाल है, बंगाल, ठीक है, अब नवाब ऑफ बंगाल कौन है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है, दौला जो है नवाब ऑफ बंगाल है उसके बीच में। और प्लस नवाब ऑफ बंगाल के साथ में कौन था? फ्रेंच एलाइट जो फ्रांस था। फ्रांस अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली नहीं लड़ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली ना होकर एक अलाइड पार्टनर की तरह लड़ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। ठीक है, ठीक, और इसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से जो एक्चुअली जीत किसकी हुई थी? ब्रिटिशर्स की। ये कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, इनकी जीत हुई थी ब्रिटिश की। और इसकी तरफ से जो लड़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स जीते, और उनकी तरफ से जो लीडर था, कमांडर इन चीफ था इस पूरी लड़ाई में, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव।
ठीक है। और अगर जो हम बात करें, ये तो प्लासी की बात हो गई, वांडी वॉश हो गया। अब ये है नेक्स्ट बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये जो श्रीरंगपट्टनम की जो बैटल है, ठीक है, इसके बारे में अगर जो हम बात करें तो ये हुई थी आपकी 5 अप्रैल। यहाँ पर हम देखते हैं 5 अप्रैल 1791 के आसपास ये लड़ाई देखने को मिली। और एक्चुअली एग्जैक्ट डेट ही हम याद कर लेते हैं, 5 अप्रैल 1971 से लेके आपका 4 मई 4 मई 1799, ठीक है। और ये 1790, ये भी 99 ही है आपका, ठीक है, 1799 मतलब ये 1800 का जो साल था, ईयर था, उस ड्यूरेशन की लगभग बात कर रहे हैं। 1799 के ईयर में ये 5 अप्रैल को शुरू हुई ये लड़ाई और ये 4 मई तक ये लड़ाई चली थी, ठीक है, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और इसके अंदर, इस लड़ाई के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ घटना हुई, जिसमें इस लड़ाई में जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान, ठीक है, उसको मार दिया गया। मतलब टीपू सुल्तान की यहाँ पर क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है। अब ये जो लड़ाई थी एक्चुअली, ये किसके बीच में चल रही थी? ये लड़ाई चल रही थी, जस्ट मिनट, यहाँ पर हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। ये जो आपकी हम श्रीरंगपट्टनम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है आपकी, ये लड़ाई हुई थी आपकी किसके 1799 के अंदर, ठीक है। तो 1799 के अंदर जो ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स, ठीक है, और प्लस किंगडम ऑफ मैसूर, जो मैसूर का राज परिवार है, उसके साथ में ये लड़ाई चल रही थी। और जो मैसूर का जो राजा था वो टीपू सुल्तान था, ठीक है। तो उसकी क्या है, इस लड़ाई के दौरान मौत हो गई, ठीक। और ये जो सीरीज थी यहाँ पर, एक्चुअली क्या सीरीज थी, कौन सी सीरीज? एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से ये फेमस है। कई सारी लड़ाइयाँ हुई इसमें। ये जो चौथी लड़ाई, जो लास्ट लड़ाई थी, चौथी लड़ाई 1799 के अंदर, उसके अंदर जो टीपू सुल्तान है उसकी मौत हो जाती है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये तो बात हो गई चौथी लड़ाई की। अब अगर हम बात करें तो इससे पहले ये जो श्रीरंगपट्टनम है, इसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम एक साइन हुई थी। ये कब हुई थी? जो तीसरी लड़ाई थी किसकी, एंग्लो मैसूर वॉर की, जो थर्ड लड़ाई चल रही थी, वो जो लड़ाई खत्म हुई तो देखिए, कोई सी भी लड़ाई जब खत्म होती है तो उसमें कुछ संधियाँ होती हैं, एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, है ना। तो ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन की गई। ये कब की गई थी? 1792 के अंतर्गत, ठीक है, जब ये खत्म हुई लड़ाई। तो इस लड़ाई के अंतर्गत क्या था कि जो कुछ पैसे जो है, मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी जो है, वो जो मैसूर का राजा है वो ब्रिटिशर्स को देगा एज अ कंपनसेशन, जो ब्रिटिशर्स का लॉस हुआ इस लड़ाई के दौरान। ये सब चीज़ें, कई सारी चीज़ें थी, इनको डिटेल में हम फिर फर्दर देखेंगे, ठीक है। तो ये लड़ाई हुई, सॉरी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कब साइन हुई? आपकी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के ख़त्म होने के बाद, जो 1792 के अंदर, क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बैटल ऑफ मैसूर, ठीक है। अब ये देखिए, अभी हमने बात करी, मैसूर की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ये है। अब हम बैटल ऑफ मैसूर की हम बात करें तो मैसूर के अंदर 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो हम चारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फटाफट। तो पहली जो लड़ाई लड़ी गई वो 1767 से लेकर 69, ठीक है, मतलब लगभग ये 2 साल के आसपास में ये लड़ाई लड़ी गई। तो इसके बीच में किसके किसके बीच में लड़ाई हुई? ये लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिशर्स, ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो HYD में लिख देता हूँ हैदराबाद को, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठा और हैदर अली, इनके बीच में ये लड़ाई देखने को मिली है, ठीक है। और इस जो पहली लड़ाई हुई, इसके अंदर जो एक ट्रीटी हुई वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटीज़ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि किस लड़ाई के बाद कौन सी ट्रीटी हुई और कब हुई, किसके साल में हुई। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पर देखने को मिली, पहली एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास देखने को मिली 1769 के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करें इसी में जो सेकेंड वॉर हुई, सेकेंड वॉर, तो सेकेंड वॉर हुई थी 1780 के अंदर, 1780 टू 84 के बीच में, ठीक है। और ये किसके बीच में हुई? ये भी हैदर अली, जो शॉर्ट में लिखता हूँ हैदर अली, और मराठा निज़ाम, ठीक है, निज़ाम और सर आयर कूट, इसके बीच में जो दूसरी लड़ाई है, सेकेंड वॉर है एंग्लो मैसूर वॉर की, ये देखने को मिली। और इसका जब लड़ाई ख़त्म हुई तो इसके साथ में जो ट्रीटी साइन की गई वो थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई, क्लियर। चलिए, इसके बाद हम अगर जो बात करें
तो आपका थर्ड वॉर आती है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं हम, जैसे ब्लू कलर लेते हैं। थर्ड वॉर जो आई आपकी, तो थर्ड वॉर हुई आपकी एंग्लो मैसूर, नहीं हम किसी बात कर रहे हैं, एंग्लो मैसूर की बात कर रहे हैं। एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1789, ठीक है, 1789 से 92 तक, ठीक है, ये लड़ाई चढ़ी। और ये लड़ाई किसके बीच में थी? ये थी मराठा निज़ाम और जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स हैं और टीपू सुल्तान, इनके बीच में लड़ाई देखने को मिली। देखिए अभी तक जितनी भी लड़ाई, इसमें टीपू सुल्तान की एंट्री नहीं है, तो ये जो थर्ड वॉर ऑफ मैसूर है, इसमें टीपू सुल्तान जो है लड़ाई में आ गया, उसकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो इस लड़ाई में जो लड़ाई के बाद जब ये 1792 के अंदर कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? अभी हमने बात करी थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन की गई। तो लास्टली हम बात करें तो लास्ट में जो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई, वो कब हुई आपकी? वो हुई थी 1799 के अंदर, जिसके अंदर टीपू सुल्तान की जो है वो मौत हो गई, ठीक है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में ये लड़ाई हुई, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई। और उसके बाद फिर जब टीपू सुल्तान राजा ही मर गया, तो उसके बाद क्या है, जो स्टेट है, जो इलाका है, उसको ब्रिटिशर्स ने अपने अलाइड अंदर रख लिया, मतलब अपने कब्जे में कर लिया एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ थी, इनके बारे में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप इनको नोट्स में या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर जो रिवाइज कर रहे हैं, तो मोस्टली आप उसको सुनते रहिए, तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो था हमारा, डिसिसिव बैटल कौन सी थी एंग्लो फ्रेंच वॉर के लिए? वो थी आपकी बैटल ऑफ वांडीवाश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्स अंडर। देखिए जब टीपू सुल्तान की मौत हुई, कब हुई थी? ये हुई थी आपका जो फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, सॉरी एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते। तो उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, वहाँ पर जो गवर्नर था वो कौन था, है ना। तो ये मौत हुई थी कब? 1799 के अंदर, ठीक है, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी आपकी, ठीक है। तो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था, तो वो कौन था? लॉर्ड वेस्ले से, सॉरी वेल्सलेसी, वेस्ले, ठीक है, लॉर्ड वेस्ले इज द गवर्नर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, इन ब्रिटिश इंडिया बेसिकली, ठीक है। तो चौथे एंग्लो मैसूर वॉर की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। और इस लड़ाई को जो एक्चुअली जो चौथा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी, इस लड़ाई को लीड करने वाला जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जो लीड करने वाला था, वो नाम था अर्थम वेलेस्ली। अर्थम वेलेस्ली, अर्थम वेलेस्ली कौन है? ये है इसका छोटा भाई, मतलब ही इज द एल्डर ब्रदर और ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ दिस लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, छोटा भाई है यह अर्थन वेलेस्ली, जो इंग्लिश आर्मी है उसको लीड कर रहा था, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गई इसकी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अगर जो हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली की, तो जो सेकंड मराठा वॉर हुई थी, सेकंड मराठा वॉर, ठीक है, ये हुई थी 1803 से लेके 1805 के बीच में, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में भी लॉर्ड वेलेस्ली ही गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक है। चलिए देखिए अभी अब मैं गवर्नर जनरल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब 1773 का एक्ट आया था आपका, रेगुलेटिंग एक्ट, आपको याद होगा, तो उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस तरीके से जो पोजीशनिंग चेंज कर दी गई थी, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसको हम रेड कलर से देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो कार्यकाल था एक्चुअली, ये कब से था? 1783 से लेकर 1793 तक, 1793 के बीच में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये भारत में एज अ गवर्नर काम कर रहा था, ठीक है। इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए जाना जाता है, ये रिमार्केबल सोल्जर था एक्चुअली। जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जो अमेरिका की इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, उसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसने काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। और इसी ने जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो है फाउंडेशन भी रखी थी। मतलब इसने कहा था कि भाई ऐसा कुछ कंपटीशन होना चाहिए भारत के अंदर इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में, ठीक है। और इसने जो है 3 टाइप की सर्विसेज को सेपरेट आउट किया था, ठीक है। जो सेपरेट सर्विसेज कौन सी? जैसे कमर्शियल सर्विसेज हो गई, जुडिशियल सर्विसेज हैं, या आपकी रेवेन्यू सर्विसेज है, ये तीनों सर्विसेज को
सेपरेट करने का काम भी किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और इसके टाइम पर जब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस टाइम पर कौन सी घटना हुई? इस टाइम पर जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, जो अभी हमने पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वो कब हुई थी? 1789 से 92 के बीच में। ठीक है, जिस टाइम पर जो टीपू सुल्तान था वो लड़ाई में पार्ट ले रहा था। ठीक है, तो वो भी इसी के टाइम पर ही, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। और उस जो आपकी थर्ड वॉर थी, इसमें कौन सी ट्रीटी साइन हुई? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। क्लियर? चलिए फिर हम बात करते हैं अगर आगे, तो यहाँ पर है लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी है, इसका जो कार्यकाल था, जो टर्म पीरियड था बेसिकली, वो क्या था? 1848 से लेके 1856। जो 1857 का विद्रोह हुआ उससे पहले के लगभग 8 साल। ठीक है, कौन था यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्लियर? अब ये जो लॉर्ड डलहौजी था, ये यंगेस्ट गवर्नर जनरल था भारत का, मतलब सबसे कम उम्र का जो गवर्नर जनरल बना भारत में, वो था लॉर्ड डलहौजी। और इन डलहौजी ने ही जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो हड़प की नीति का जो सिद्धांत है, वो इसी ने ही दिया था। ठीक है, और इसके टाइम पर जो है एंग्लो सिख वॉर, जो सेकेंड, देखिए एंग्लो सिख वॉर जो है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, वो भी देखने को मिलती है किसके टाइम पर? डलहौजी के टाइम पर। और ये एंग्लो सिख वॉर कब हुई थी? 1848 49 के बीच में। ठीक है, और इसमें कई सारी चीज़ें आपकी करी डलहौजी ने। डलहौजी मतलब अगर जो हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था वेलेस्ली। डलहौजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डलहौजी ने जो मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में बात करी, हेडक्वार्टर्स ऑफ मिलिट्री आर्टिलरी जो है, जो मशीन मतलब जो आर्मी के लिए मशीन्स बनाती हैं, मतलब गन्स वगैरह इस तरीके की जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उसको जो हेडक्वार्टर था उसका पहले कलकत्ता में था, तो उसको शिफ्ट कहाँ किया गया? मेरठ में शिफ्ट किया गया। किसके टाइम पर? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। ठीक है, शिमला जो है, शिमला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। शिमला इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी। आर्मी का, सेना का जो परमानेंट हेडक्वार्टर है, उसे कैसे बना दिया गया? शिमला को। ठीक है, और इसने लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही जो है भारत पे पहली बार फर्स्ट टाइम रेलवे जो है वो स्टार्ट हुई थी। वो कब हुई थी? 1853 के अंदर। ठीक है, और पहली रेलवे हमारी कहाँ से चली थी? बॉम्बे टू ठाणे। ठीक है, और इसी के टाइम पर जो टेलीफोन सर्विसेज है, टेलीफोन, टेलीग्राम, ये टाइप की जो सर्विसेज हैं वो भी शुरू हुई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट है आपका, मतलब नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल रहा है वो है लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। तो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग जो है, ये कौन है? इनके टाइम पर क्या आया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो व्यापार करने आई थी भारत के अंदर, उस पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको रेगुलेट करने लगी थी, ताकि उनकी जो मनमानी है कंपनी की वो इंडिया में ना चले ज़्यादा। ठीक है, तो रेगुलेशन और कंट्रोल के लिए बात करी गई थी इस पर्टिकुलर 1773 के एक्ट में। और इसी टाइम पर इसी के टाइम पर लगभग जो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट जो था आपका 1784 में आया था। और ये एक्ट क्या था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी कमियां या ड्रॉबैक से कुछ कमी रह गई है उनको कवर अप किया जा सके। ठीक है, अब देखिए हम वॉर की बात कर रहे थे इन सभी चीज़ों में, तो हम एक वॉर के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, मराठा वॉर, ठीक है, ये आपको देखने को मिली कब? 1775 से लेके 82 के बीच में। ठीक है, और इसके साथ में जो ट्रीटी हुई वो हुई ट्रीटी ऑफ सालाबाई। सालाबाई ट्रीटी ऑफ सालाबाई आपको देखने को मिली 1782 के अंदर। क्लियर? पहली एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर इसी के टाइम पर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी आपको, सॉरी, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिली। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो कब थी? 1780 से लेके 1784 के बीच में। ठीक है, जिसके अंदर कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, तो ये कई सारे जितने भी ये गवर्नर जनरल्स रहे हैं, इन सब के बारे में और इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और जितने भी पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट रहे, जो जो इनके कार्यकाल में घटनाएं घटी, स्पेशली जो मैंने वॉर्स और ट्रीटीज़ के बारे में बात करी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉर के साथ ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में अक्सर आती है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था, टीपू सुल्तान किस लड़ाई में मारा गया, मतलब ये आपका जो चौथी एंग्लो मैसूर वॉर है उसमें मारा गया 1799 के अंदर। और उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। और किसके
कमांडर कौन था एक्चुअली आर्मी का, जो ब्रिटिश आर्मी थी वो था आपका ये अर्थनेम, ठीक है, अर्थेम वेलेस्ली, ठीक है, जो कि यंगर ब्रदर है लॉर्ड वेलेस्ली का, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रुप ऑफ इनोचिस। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ना ये इनोचिस, इसका कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, इनोचिस, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ठीक है। देखिए आज की डेट में जो हमारी कम्युनिटी है वो डिवाइडेड है, जैसे मेल है, फीमेल है, और एक थर्ड है आपके ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इमेच्योर का मतलब ट्रांसजेंडर एंड लेडीज जो है डोमिनेट करते हैं किसकी गवर्नमेंट के अंदर, मतलब किसके राज के अंदर जो है ये डोमिनेटिंग कम्युनिटी थी बेसिकली लेडीज और ट्रांसजेंडर की, ठीक है। वो था अहमद शाह सेकंड, ठीक है, ये जो ऑप्शन है सेकंड नंबर, अहमद शाह सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और ये कब से कब तक था, 1748 से लेके 54 के बीच में ये मुगल एम्परर था, ठीक है। और जो बात करें मोहम्मद शाह जो है 13th नंबर का रैंकिंग है, मतलब सीरियल में कौन से नंबर का ये राजा था, मुगल एम्परर था, तो 13वें नंबर का मुगल एम्परर था। और उसका जो टाइम पीरियड है 1719 से लेके 1748 के आसपास में, आप आसपास तक था, ठीक है, 13 और ये 14th वाला जो अहमद शाह है वो 14वें नंबर का 14th नंबर का मुगल एम्परर था, ठीक है। फिर हम बात करें आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय जो है वो 15वें नंबर 15th नंबर, देखिए 13 नंबर 14 और ये 15 15th नंबर का जो मुगल एम्परर था ये, ठीक है। और ये किसका बेटा था, ये बेटा था एक्चुअली जो जहानद शाह है, जहांदर शाह, जहांदर शाह का बेटा था कौन, आलमगीर द्वितीय, ठीक है। फिर बात करते हैं शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो है वो जो है ये किसका बेटा था, शाह आलम द्वितीय जो है आलमगीर द्वितीय का बेटा था। और ये जो है 17वें नंबर का 17th नंबर का मुगल एम्परर था, ठीक है। तो 13 14 15 और ये 17th नंबर का मुगल एम्परर था, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आपका पूछा गया था कि मैचेस एंड लेडीज के जो डोमिनेट है किसकी शासनकाल में देखने को मिलती है, वो अहमद शाह सेकंड, ठीक है, यहाँ पे सेकंड है, क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। देखिए अब यहाँ पर नई एक नई वॉर की बारे में बात आ गई, अभी अपने मैसूर मराठा कई सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। अब हमारी बात आ रही है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो है वो कब शुरू हुई, ठीक है, या किस गवर्नर जनरल के टाइम पर। तो इसके कब शुरू हुई ये हम पहले समझ लेते हैं। तो ये जो है बर्मीज वॉर ये 1824 से लेके 1826 के बीच में ये लड़ाई देखने को मिली, एंग्लो बर्मीज वॉर। बर्मीज मतलब जो बर्मा का जो आपका एरिया है, ठीक है, बर्मा आज की डेट में जो म्यांमार जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर जो लड़ाई चल रही थी, ठीक है, उससे संबंधित है। तो एंग्लो बर्मीज वॉर तो इस टाइम पर हो, इसके साथ में एक ट्रीटी भी आई, ट्रीटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ यांडलो, यांडलो, ठीक है। ट्रीटी ऑफ यांडलो जो है वो 1826 को साइन की गई थी, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन था गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल इस टाइम पर था लॉर्ड एम हैरेस्ट, लॉर्ड एम हैरेस्ट जो है इस टाइम पर जो था गवर्नर जनरल था। और ये कब तक था, 1823 से लेके 1828 तक, ठीक है, इस ड्यूरेशन में ये गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में भी देख लेते हैं कि कब कब ये लोग गवर्नर जनरल थे। तो जो लॉर्ड हास्टिंग है, लॉर्ड हास्टिंग, तो लॉर्ड हास्टिंग जो है ये 1773 से लेकर आपके 84 तक के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट और आपका जो पीट्स इंडिया एक्ट है वो आया था, ठीक। फिर लॉर्ड हार्डिंग, ये हास्टिंग है और ये हार्डिंग है, दोनों अलग अलग हैं, एक ही नाम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो लॉर्ड जो हार्डिंग है ये तो वाइस रॉय थे, ये एक्चुअली वाइस रॉय थे, ये गवर्नर जनरल नहीं थे, वाइस रॉय, क्योंकि देखिए 1858 के बाद जो भी लोग अपॉइंट हुए वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बने, वो क्या बने, गवर्नर जनरल ऑफ सॉरी वाइस रॉय बने बेसिकली, ठीक है। ये पद का नाम चेंज कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर अब क्राउन का राज चल रहा था, ठीक है। तो ये जब वाइस रॉय थे ये किस टाइम पर, 1911, ठीक है, 1911 के टाइम पर, ठीक है। जब ये वही टाइम है जिस टाइम पर जो कैपिटल है आपकी कोलकाता से लेके कलकत्ता से लेके जो कैपिटल है उसे शिफ्ट किया गया था कहाँ पर, दिल्ली के अंदर, ठीक है।
चलिए फिर हम बात करते हैं विलियम बेंटिक, ये जो आपका सी ऑप्शन है। तो विलियम बेंटिक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे कब, 1828 से लेकर 1835 तक, 35, ठीक है, लगभग ये 7 साल एज अ गवर्नर जनरल इन्होंने काम किया। और यही जो विलियम बेंटिक है ये लास्ट गवर्नर जनरल है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, ठीक है, नहीं सॉरी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अटैच्ड है, एसोसिएटेड है, वो है कि इन्हीं के कार्यकाल में, या इन्होंने ही कह लीजिए, किस चीज़ को ख़त्म किया था, अबॉलिश किया था सती प्रथा को। जो सती प्रथा का सिस्टम था इंडिया में, जिसमें जो हस्बैंड की अगर जो डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी उसके साथ में जो चिता है, अग्नि है, उसमें जाना होता है, मतलब उसको भी अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं, जान देनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था इसको ख़त्म किया था विलियम बेंटिक ने, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कुछ एग्जाम्स में पूछा गया कि सती प्रथा को ख़त्म करने वाले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसके साथ में जो मदन मोहन मालवीय है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वर्क किया था किस पर, सती प्रथा को ख़त्म करने में। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है सती प्रथा से रिलेटेड, क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन द फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस, ठीक है। तो कौन सा इनमें से जो राजा था, ये जैसे हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान, इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसने देश के बाहर भी, विदेशों में, ठीक है, जैसे पर्शिया, अफगानिस्तान और जो बर्मा है, इन सभी मतलब जो आस पड़ोस के जो भी लैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपनी एम्बेसीज, मतलब अपना एक राजदूत भेजा और वहाँ पर काम करना चालू किया, व्यापार किया। तो ये काम किया था टीपू सुल्तान ने, ठीक है, आपका साम्राज्य इसने बढ़ाया था, ठीक है, क्लियर, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान जो है ये एक्चुअली रूलर बनने से पहले एक्चुअली था कौन, ये था जो कमांडर, जो आपका मराठास थे, मराठा या कार्नेटिक वॉर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे उससे रिलेटेड, तो उसमें जो कमांडर इन चीफ था आर्मी आर्म फोर्सेस का, तो वो था आपका टीपू सुल्तान, ठीक है। और यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है हैदर अली, हैदर अली जो है ये है आपका सुल्तान है कहाँ का, मैसूर का, मैसूर का सुल्तान है, किंगडम ऑफ मैसूर का ये सुल्तान है, ठीक है। मीर कासिम कौन है, मीर कासिम है नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल है मीर कासिम। शाह आलम द्वितीय ये है 16वां। अभी देखिए हमने पिछले किसी क्वेश्चन में जब बात करी थी 13, 14, 15 और 17 नवाबों की, सॉरी मुगल एम्पर की, तो शाह आलम द्वितीय जो है आपका उसी सीरीज में 16वें नंबर का मुगल एम्पर है। और ये किसका बेटा है, ही इज द सन ऑफ आलमगीर, आलमगीर सेकंड, ठीक है, आलमगीर सेकंड का, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया, ठीक है, तो उसमें कौन उसके साथ शामिल नहीं था षड्यंत्र में, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जो शामिल थे, है ना। तो जो कॉन्स्पिरेशन हुई इसमें सबसे पहले तो कौन था, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर जो है वो शामिल होने वाले लोगों में से था आपका, ठीक है। और फिर इसमें था एक राय दलबत, राय दलबत, दलबत नाम का एक व्यक्ति था, लुतुफ खान, लुतुफ खान नाम का जो व्यक्ति था वो भी इसमें शामिल था, आमिर चंद, आमिर चंद, ठीक है, मानिक चंद, मानिक चंद आपका हो गया, ठीक है। और उमी चंद, उमी चंद नाम का भी एक व्यक्ति शामिल था, उमी चंद, ठीक है। और क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव तो भाई था ही, क्योंकि उसको क्या है, सत्ता हासिल करनी थी, इंडिया को कब्जे में लेना था। ये कौन था, ब्रिटिशर था बेसिकली, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, मानिक चंद आ रहा है, ठीक है, मानिक चंद था, उमी चंद था और रॉबर्ट क्लाइव था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है जो शामिल नहीं था वो था मोहनलाल, मोहनलाल उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल नहीं थे, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु कम फर्स्ट एंड लास्ट टू लिव इन इंडिया, भारत में सबसे पहले कौन आया और बाद में कौन गया। अभी देखिए ये पूछा गया है, एक्चुअली ये सब क्या है, कौन सी कंट्रीज़ है, ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप से लोग आए भारत में
एज अ ट्रेडर, मतलब एज अ बिजनेसमैन और व्यापारी लोग बनकर, तो उनमें से सबसे पहले आने वाला कौन थे? पुर्तगीज थे। तो पुर्तगीज में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा आया था और ये कहाँ आया था? कालीकट। कालीकट आया था केरला के अंदर, केरला के अंदर। ठीक है, और ये कब आया था? ये आया था 1498 के अंदर आपका भारत आया ये। ठीक है, और अगर जो हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो थी 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा कालीकट थ्रू गुड होप, गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड, नहीं केप ऑफ गुड, हाँ केप ऑफ गुड होते हुए ये भारत पहुंचा था। ठीक है, और ये तो भाई पहले आने वाला हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो आने की बात होगी तब तो हम जाने की भी बात करें, तो जाने में भी सबसे लास्ट में जो गए पुर्तगीज गए। पुर्तगीज जो है, जो आपका एक डेट है 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, इस डेट में जो भारतीय आर्मी है, इंडियन आर्मी, आज़ाद, देखिए आज़ादी हमें मिल गई, 1961 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ आज़ादी वगैरह सब हो चुकी है, मिल चुकी है। तो इस टाइम पर जो है इंडियन आर्मी ने जो गोवा है आपका, गोवा, दमन और दीव, ठीक है, इन तीनों एरियाज को क्या कराया था? आज़ाद कराया था। ठीक है, इंडियन आर्मी ने, ठीक, लिबरेट कराया था। उसके बाद अगर जो हम बात करें तो 30 मई 1987 को, जो इस डेट में, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट में जो गोवा है, गोवा को एक स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, और साथ में जो आपकी दमन और दीव वाले जो ये वाले पार्ट है जिनको आज़ाद कराया गया था, इनको क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो अगर जो हम इस टर्म में बात करें तो देखिए ये तो आपका स्टेट बनने की बात है, तो इसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अभी, बट जो 61 है, 1961, इस डेट में हमने गोवा को किससे आज़ाद कराया था? पुर्तगीज से। तो लास्ट में जाने वाले कौन है? पुर्तगीज, और पहले आने वाले भी पुर्तगीज। हालांकि ये पूरे देश में नहीं फैले थे, पूरे देश में इनका नहीं था, बट कुछ लिमिटेड एरिया में ही था, बट था तो, है ना। ओके, तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। अगर जो हम इनको क्रोनोलॉजी में अगर जो हम अरेंज करें, कई बार क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो सबसे पहले तो आपके कौन हो गए? पुर्तगीज, पुर्तगीज हो गए। पुर्तगीज के बाद कौन आया? पुर्तगीज के बाद आए थे डच। यहाँ लिखते हैं चलिए, पहले आए पुर्तगीज, ठीक, पुर्तगीज के बाद आए डच, ठीक, डच के बाद आए आपके ब्रिटिशर, ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स के बाद फ्रेंच, फ्रेंच। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में कवर किया है, जो मैं ईयर्स हैं बेसिकली, चाहे वो आपका वॉइस रॉयज हो, गवर्नर जनरल्स हो, या वॉर से रिलेटेड, ट्रीटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, जो ये पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एरिया है, इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं, एक्चुअली डेट्स बहुत सारी हैं, तो आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से वो डेट्स याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो क्रोनोलॉजी पर कई बार पूछा जाता है कि अरेंज करना है या आपको कौन कब आया, कब नहीं आया, कब क्या हुआ, तो उसके लिए क्रोनोलॉजिकल डेट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से पूछा गया कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, तो जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है वॉज कंसिडर्ड टू बी कंक्लूडेड बिटवीन सिख और इंग्लिश कंपनी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड एलेनब्रॉक, एलेनब्रॉट। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो ट्रीटी हुई थी लाहौर की, ये सिख और इंग्लिश के बीच में है, ये तो ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट ये कब हुई थी? पहले तो ये हम जान लेते हैं। ये जो ट्रीटी हुई थी, ये हुई थी आपकी, सॉरी, 1844 से लेके 1848 के बीच में। ठीक है, ये लड़ाई हुई, उसके बाद फिर ये ट्रीटी देखने को मिली। ठीक है, बट यहाँ पर जो लॉर्ड था, मतलब जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, तो वो कौन था? ये एलेनबर्ग नहीं थे, यहाँ पर था जिसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग, हार्डिंग फर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट जो था वो गवर्नर जनरल था। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो आपका गलत हो जाता है। क्लियर? और ये जो लड़ाई है ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये एक्चुअली हुई किसके लिए थी? ये जो लड़ाई थी आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई है, उसके बाद जैसे ये लड़ाई चली 44 से 48 के बीच में, जो सिख वॉर चल रही थी, तो ये 48 में लड़ाई खत्म हुई, तो उस टाइम पर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन की। देखिए पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी मेड द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब टू द ब्रिटिश डोमेन।
बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो आपका डॉट डलहौजी है, इन्होंने पूरे पंजाब को ब्रिटिश डोमेन में शामिल किया था, और जिस डेट में शामिल किया था वो डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 29 ऑफ मार्च, ठीक है, 19 नॉट नॉट 19 1849 के अंदर, ठीक है। मतलब जब ये लड़ाई खत्म हो गई थी, ट्रीटी ऑफ ये जो चल रहा था एंग्लो सिख, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, उसके ख़त्म होने के बाद ये 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश डोमेन में शामिल कर लिया था, ठीक है। और जो यहाँ पर जो एक राजा था, मतलब इस टाइम पर एक 11 साल का एक बच्चा था, बेसिकली बच्चा ही कहेंगे, 11 ईयर ओल्ड एक राजा था जिसका नाम था दुलीप सिंह, दुलीप सिंह, ठीक है। मे भी कई बार आपको पूछा जा सकता है, जो पंजाब की एग्जाम वगैरह हो रहे हैं तो आप पूछा जा सकता है। तो दुलीप सिंह नाम का जो राजा था उसे कहाँ भेज दिया गया, लंदन में, और उसको बोला गया भाई तुम जाओ यहाँ से, अब हमारा पंजाब पे कब्जा है, तुम लंदन में जाके रहो, तुमको घर वर दे दिया जाएगा और तुमको क्या वहाँ पे पेंशन मिला करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। तो सेकंड ऑप्शन तो सही है आपका। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 नंबर, मतलब सिर्फ ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। क्लियर। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर देखिए यहाँ पर है कई सारी ट्रीटीज दी गई हुई हैं, ये कब की है, 18th सेंचुरी। क्योंकि देखिए सारी लड़ाइयाँ लगभग अब 1700 से लेके 1850 के आसपास में, मतलब इसी ड्यूरेशन में 1750 के आसपास, मतलब ये इसी ड्यूरेशन में मिड ऑफ द 18th सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। तो इसमें पूछा कौन सी करेक्ट नहीं है मैच्ड, ठीक है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए अभी पहले तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, तो अब हमें पता लग जाएगा कौन सी सही है या कौन सी गलत मैचिंग हो रखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक्चुअली ये जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये देखिए पहले ऑप्शन हम इधर देखते हैं, ए के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ट्रीटी हुई थी, ये बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर जो है वो आपका हुआ था 16 अगस्त 1765, 1765 के अंदर ये बक्सर की लड़ाई हुई। और उसी के बाद एक्चुअली 65 नहीं, 64 में हुई थी बेसिकली, ठीक है, 64 में लड़ाई हुई। और 16 अगस्त 1765, ठीक है, इस डेट में ये साइन की गई ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। और इसमें जो लड़ाई कर रहे थे वो कौन कर रहे थे बक्सर की लड़ाई में, जो शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, आलम सेकंड, और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। और उधर रॉबर्ट क्लाइव की तरफ था सिराजुद्दौला, जो नवाब था किसका, अवध का, ठीक है। तो उनके बीच में ये लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बक्सर। तो इलाहाबाद की ट्रीटी, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कौन है, नवाब है किसका, अवध का, जो अवध है आपका, ठीक है, जो करंट टाइम पर फैजाबाद या अयोध्या जिसे कहते हैं उस वाले एरिया का नवाब था। तो पहला मैच तो बिल्कुल आपका सही है। फिर है आपका ट्रीटी ऑफ पोरबंदर, सॉरी नॉट पोरबंदर, दैट इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, ठीक है, तो ये जब साइन हुई, ये कब हुई थी, 1665 के अंदर, 1665 के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई। और ये लड़ाई हुई थी, जो जयसिंह वन है, जयसिंह राजा वन है, ठीक है, और जो मुगल एम्परर हैं, ठीक है, जयसिंह राजा वन, जयसिंह राजा, और जो मुगल एम्परर थे और छत्रपति शिवाजी, इनके बीच में ये देखने को मिली। बेसिकली मराठा वॉर्स के साथ में जो छत्रपति शिवाजी का नाम आया तो वो किससे संबंधित हो गए, मराठा से। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये भी आपका करेक्टली मैच्ड है। फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की हम बात कर रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, देखिए मैंगलोर की ट्रीटी जो है, इसके बारे में हमने कई बार अभी देखा है, जो टीपू सुल्तान की जो लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, टीपू सुल्तान, ठीक है, जो साउथ का कमांडर था आर्मी का। तो ये कब हुई थी, ये आपकी जो ब्रिटिश मैंगलोर की जो ट्रीटी हुई, ये हुई 1784 के अंदर, ठीक है। एंग्लो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ अनवरुद्दीन का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अनवरुद्दीन इस प्रॉपरली एक्चुअली मैसूर की किसी भी लड़ाई के साथ में अनवरुद्दीन का कोई रिसेंबल नहीं बनता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटी ऑफ बेंगलुरु जो है अनवरुद्दीन के साथ नहीं है, ना कि यह है आपका किसके साथ, टीपू सुल्तान और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ठीक है। यह है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, करेक्ट ऑप्शन है, जो मतलब मैच नहीं करता है प्रॉपरली। फिर हम बात करें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपुर, रंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तो इसके बारे में हमने पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली है। और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है आपकी ये 1792 था, है ना, 1792 के अंदर साइन की गई थी विद टीपू सुल्तान, ठीक है। तो ये वाला भी मैच आपका करेक्ट होता है,
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्परर शाह आलम द्वितीय, जो शाह आलम द्वितीय है, ठीक है, शाह आलम द्वितीय गिव द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जो शाह आलम द्वितीय था उसने अपने जो दीवानी राइट्स है, दीवानी राइट्स एक्चुअली क्या होते हैं, दीवानी राइट्स होते हैं आपके जो टैक्स कलेक्शन का राइट होता है, टैक्स कलेक्शन मतलब आपको कोई अधिकार दे दे कि आप फलाना रोड पर या फलाना इलाके में चले जाइए तो आपको जो भी टैक्स है वो आप कलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके के जो अधिकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। तो ये पूछा गया ये कौन सी तारीख में, तिथि में दिए गए, तो वो दिए गए थे 12 अगस्त 1765 में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765। ठीक है, और ये जो शाह आलम द्वितीय है ये 16वां मुगल एम्परर है। ठीक है, अब देखिए इसको दीवानी राइट दे दिए गए जब किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो दीवानी राइट देने की वजह से जो लड़ाई हुई उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, जो बैटल ऑफ बक्सर है वो लड़ाई ही इसी वजह से हुई क्योंकि जो दीवानी राइट्स है वही देखिए, दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को दे दिए शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, तो उसके बाद फिर उनको लगा भाई हमारे पास तो कोई काम ही नहीं बचा है, तो उसके एवज में ये सब लड़ाई बाद में देखने को मिली है। ठीक है, तो इस लड़ाई के साथ में बैटल ऑफ बक्सर के साथ में एक ट्रीटी साइन हुई, वो कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। ठीक है, और इस लड़ाई में जो आपका शाह आलम द्वितीय है और फिर रॉबर्ट क्लाइव ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, भिड़ते हैं। ठीक है, इसमें जो है इस ट्रीटी के अनुसार जो आपका ब्रिटिशर्स को जो है 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए एज अ वो कंपनसेशन जो है वो नवाब के द्वारा दिया जाएगा। जब मतलब जब ये ट्रीटी साइन हुई तो नवाब उसको ब्रिटिशर्स को एज अ कंपनसेशन 26 लाख रुपए और बाकी कुछ और एडिशनल चीज़ें देंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, खालसा वॉज फाउंडेड बाय। देखिए खालसा क्या है, ये एक्चुअली आपको पता लग रहा है नाम से कि जो सिख धर्म है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है। तो और ये सारी गुरुज हैं वहाँ पे, है ना। देखिए जो आपका सिख धर्म है, सिख कम्युनिटी है, इसमें 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं, उन सभी के बारे में अभी बात करेंगे। तो जो खालसा की जो फाउंडेशन है वो किसने करी थी, वो करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह जो है वो कौन है, 10th गुरु हैं। ठीक है, 10वें गुरु हैं। ठीक है, और इन्होंने इसकी जो शुरुआत करी थी वो कब करी थी, 1699 के आसपास में। ठीक है, और जो खालसा की जो शुरुआत की गई है, फाउंडेशन रखी गई, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वैसाखी। वैसाखी के रूप में जो त्यौहार, वैसाखी त्यौहार जो मनाया जाता है, जो पंजाब के मोस्टली एरियाज़ में जो सिख कम्युनिटी के लोग मोस्टली मनाते हैं, तो वो इसीलिए मनाते हैं कि खालसा पंथ की जो फाउंडेशन रखी गई इस डेट में, तो उसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब हम सिख धर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें एक जो बुक है, होली बुक जिसे कहते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में गीता है, रामायण है, और मुस्लिम्स में आपका कुरान है, क्रिश्चियनिटी में आपका बाइबल है, उसी तरीके से सिख धर्म में जो बुक है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, और इसे ठीक है, और ये सिख इंस्क्रिप्शन है बेसिकली। ठीक है, और इस बुक को जो आपका ये बुक है बेसिकली इसको कंपाइल किया था गुरु अर्जन देव ने, अर्जन देव ने। ठीक है, और अर्जन देव कौन से हैं, 5th नंबर के गुरु हैं। ठीक है, और एक और बुक है सेकंड होलिस्टिक बुक, मतलब देखिए सबसे पवित्र बुक जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है, और सेकंड जो बुक है वो होलिस्टिक बुक है, उसका नाम है दसम दसम ग्रंथ, दसम ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए ये तो चलो बात हो गई इस पर्टिकुलर खालसा वाला जो क्वेश्चन था आपका उसके बारे में। क्लियर, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगर जो हम इसके हम बात कर ले, जो सीरियल वाइज हम बात कर ले, जो सबसे पहले गुरु थे, ठीक है, वो थे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है, ये क्रोनोलॉजी पे मोस्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कई बार क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर एक्चुअली कई सारे लोग हो जाते हैं ना, तो उसमें सीक्वेंसिंग पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो पहले तो हो गए गुरु नानक देव, उसके बाद जो थे गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, गुरु अंगद, अंगद। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो थे गुरु अमरदास, गुरु अमरदास।
दास, ठीक है। फिर 4th नंबर पर थे गुरु रामदास, सॉरी गुरु, जस्ट अ मिनट, गुरु रामदास, रामदास। और 5th नंबर पर जो थे वो थे गुरु अर्जन, गुरु अर्जन, ठीक है। और 6th नंबर पर जो थे गुरु, उनका नाम था गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, ठीक है। फिर 7th नंबर पर जो गुरु थे गुरु हरि राय, गुरु हरि राय, ठीक है। फिर 8th नंबर पर जो गुरु थे उनका नाम था गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन, ठीक है। और ये तो 8 हो गए। फिर हम यहाँ बात करें 9 नंबर पे, 9th नंबर पे जो थे गुरु तेग बहादुर, बहादुर, ठीक है। और जो 10वें गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये जितने भी गुरुओं के नाम हैं, ठीक है, इस क्रम में वो आपको याद होने चाहिए कि किसके बाद कौन थे। इनको आप रट डालिए, क्योंकि देखिए क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा तो देखिए शुरू के और एंड के तो मोस्टली सभी को याद रहते हैं, पता होते हैं, बट जो सेंट्रल पार्ट वाले जो जितने भी गुरु हैं इनमें कन्फ्यूजन रहती है कि कौन कब था, ठीक है। तो इनको सीक्वेंसली, मैंने आपको सीक्वेंसली लिख दिया है, तो इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, द सिख लीडर बंदा बहादुर, जो सिख लीडर थे बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड ड्यूरिंग regime ऑफ एम्परर फर्रुखशियार। जो फर्रुखशियार का जो शासनकाल था उस दौरान जो है बंदा साहब जो थे, बंदा साहब बहादुर जो सिख लीडर थे उनको मार दिया गया, ये कहा गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट, मराठा फॉर्ट विद अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के साथ जो है मराठा का युद्ध हुआ है पानीपत, पानीपत में ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ शाह आलम द्वितीय। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो अगर जो हम देखिए यहाँ पर एक टर्म आया पानीपत की लड़ाई, अब देखिए पानीपत की लड़ाई की बात कर रहे हैं तो हम इसके बारे में थोड़ी सी जो कब कब हुई ये जरूर देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, वो हुई थी 1526 के अंदर। और ये किसके बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 1526, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो इफ इन केस कभी पूछ लेता है तो इसे कह सकते हैं आप 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 में। फिर सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत जो हुई वो हुई थी आपकी 5th ऑफ नवंबर के में, ठीक है, 1556 में। और ये किसके बीच में हुई, हेमू प्लस अकबर, हेमू और अकबर के बीच में ये लड़ाई देखने को मिली, दूसरी पानीपत की लड़ाई। और तीसरी जो पानीपत की लड़ाई है वॉर हुई वो कब हुई, 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या 20 सालों का अंतर है, लगभग 30-30 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेटली अंतर है यहाँ पर दोनों पहली और दूसरी लड़ाई के बीच में। और तीसरी लड़ाई के बीच में एक लंबा गैप है, लगभग 100-200 साल का गैप देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लड़ाई जो हुई थी ये होती है मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है मराठा एम्पायर विद अहमद शाह अब्दाली के बीच में तीसरी लड़ाई हुई जब जो मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। तो थर्ड वॉर हुई थी यहाँ पर ही। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो देखिए ये थे आपके जो हम ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज हम शुरू कर रहे हैं किए हमने, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें जितने भी लड़ाई हैं, वॉर्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, ये सारी क्या एक्चुअली फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है ना। और याद करने के लिए आप उनको नोट्स में प्रॉपरली बना सकते हैं, या जितनी बार मल्टीपल आप सुनेंगे उतनी बार आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और जितने भी हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उनको हम ये सारे फैक्ट्स जो है बार बार रिवाइज करेंगे, जैसे मैं करता हूँ, ताकि वो हमें बार बार सुनते सुनते वो चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है कि अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और साथ में बेल आइकन, जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जब भी आए वो मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, ठीक है, रिलेटिव्स को भी भेज सकते हैं आप, जो लोग नॉलेज गेन करना चाहते हैं, और स्पेशली अगर जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग तो डेफिनेटली देखेंगे ही, है ना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।